कंसिडर्ड प्रीवियस ईयर पेपर 9 जनवरी 2023 का पेपर है और फर्स्ट पेपर है। तो इसमें हम मैथ के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है 10,20,203 अंकों में लिखा जाता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, हमें क्या करना है कि इनकी प्लेस वैल्यू देखते हुए हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखिए, ये दो संख्या हमें पता है 20 करोड़ 10 करोड़ है, 10 करोड़ है। तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये संख्या में देखें 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट अंक है और 7 डिजिट अंक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया। अब हम काउंटिंग करेंगे ऊपर वाली संख्या और निचली वाली संख्या। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। एक संख्या ये मिल रही है, दूसरी क्या है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, एक संख्या ये। लेकिन पूछा क्या गया कि 10,20,203। तो 20,203 तो किस में, चौथी संख्या में 20,203। इसलिए आपकी संख्या कौन सी हो जाएगा, ये वाली संख्या हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो 4 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भिन्न 4/5 से छोटी है और 1/2 से बड़ी है। ठीक है, चलिए 4/5 का मतलब क्या है, पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं कि 5 का भाग हमने 4 में दिया। ठीक है, नहीं जाएगा, 0 लगाया, दशमलव, तो 5 अट्ठे 40, यानी 0.8। जब हम 1/2 का भाग देंगे, यानी सॉरी, दो का भाग हम किस में देंगे, 1 में, तो नहीं जाएगा, 0. यहाँ 0 लगा देंगे तो 5, यानी 10। अब हमें क्या करना है कि 0.8 से तो क्या हो, छोटी हो, और 0.5 से क्या है, बड़ी होनी चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। 9 का भाग हमने 8 में दिया। ठीक है, तो नहीं जाएगा, तो 80 किया, तो 9 8 72, 9 8 72। लेकिन हमें तो 0.8 से छोटी लेनी है, ये तो इसके बराबर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सेकंड, 9 का भाग हमने 7 में दिया, तो 0 लगा के 9 70 में 9 7 63, 9 7 63, तो 0.7 आपका 0.8 से छोटा है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। और भी 1/3, 3 का भाग दिया आपने 1 में, तो क्या होगा, जब आपने 3 का भाग 1 में दिया, 0 पॉइंट लगा के 3 3 9, 3 3, तो ये क्या हो जाएगा, आपका छोटा हो जाएगा। जबकि हमें क्या करना है, 0.8 से छोटा लेना है ना, और 0.5 से बड़ा लेना है। तो 0.8 और 0.5 से तो बड़ा कौन सा आ रहा था, दूसरा ऑप्शन। ठीक है ना, जो ये आपका 0.8 से छोटा आ रहा था। 2.5 देंगे तो 0.4 हो जाएगा, जो क्या है 0.5 से 5 का भाग हम 2 में देंगे तो 0.4 आएगा, जो एक्चुअली 0.5 से छोटा है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2, 7/9 जो है 0.4/5 से छोटी और 1/2 से बड़ी है। ठीक है, अगला प्रश्न, 6 अंकों की संख्या 56 23 4 के में के का क्या मान होगा यदि ये संख्या 6 से विभाज्य हो। ठीक है, चलिए देखिए, 6 को हम 2 इंटू 3 में लिख सकते हैं। 2 3 में हमने इसका फैक्टर कर लिया। ठीक है, अब हमें देखेंगे कि जो यहाँ के है, के का मान दो संख्या का विभाजित, यानी दो विभाजिता भाजकता का नियम देखेंगे 2 का। ठीक है, यानी आपकी डिविजिबिलिटी देखेंगे, तो चेक करेंगे। जब यहाँ 0 2 4 6 इवन संख्या हो तो 2 से भाग जाएगा पूरा पूरा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या अंक होना चाहिए, 0। के का मान क्या होना चाहिए, के की जगह या तो 0 होना चाहिए या फिर
2 या फिर 4 या फिर 6, यानी एक इवन नंबर होना चाहिए। ये तो कन्फर्म हो गया। अब 3 क्या कहता है, 3 का भाजकता का नियम कहता है कि सभी संख्याओं का योग में 3 का भाग दें। तो जोड़िए 5 6 11, 11 2 13, 13 और 3 16, 16 4 20, यानी 20 प्लस के। जब हम 3 का भाग देंगे, ठीक है, तो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। यही 3 भाजकता का नियम कहता है। तो के का मान जब यहाँ पर हम 0 रखते हैं तो 20 में 3 का भाग नहीं जा रहा। हम के का मान 2 रखते हैं, 22 में 3 का भाग नहीं जाएगा। यदि हम के का मान 4 रखते हैं तो 20 प्लस 4 बटे 3, तो 24 बटे 3 का भाग दिया, 8 दिया 24, यानी 8, यानी पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब यहाँ के का मान क्या होना चाहिए, 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हमें ये चेक करना है कि प्रत्येक संख्या अपनी योज्य प्रतिलोम से सदैव बड़ी होती है। तो किन्हीं भी दूसरा कथन है, किन्हीं भी दो पूर्णांकों का योग उन पूर्णांकों में से प्रत्येक से बड़ा होता है। तीसरा कथन है -2 का परिवर्ती -1 है। एक संख्या उसके योज्य प्रतिलोम का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। तो प्रत्येक संख्या अपनी योज्य प्रतिलोम, हमने 3 कोई अंक ले लिया, इसका योज्य प्रतिलोम लिया, योज्य प्रतिलोम लेंगे हम, तो योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -3 होगा। ठीक है, सदैव बड़ी होती है, तो सदैव बड़ी होगी, ऐसा तो नहीं है सदैव बड़ी होगी, क्योंकि ये तो ठीक है कि बड़ा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सदैव बड़ा आएगा। ठीक है, तो पहला को ऑप्शन गलत। किन्हीं दो पूर्णांकों का योग उन पूर्णांकों में से प्रत्येक से बड़ा होता है। दो पूर्णांक ले लिया हमने 5, ठीक है, दूसरा ले लिया। अब ये पूर्णांक संख्या लेने के लिए कह रहा है, दो पूर्णांक लेना है, तो पूर्णांक संख्या हमारे माइनस में भी होता है, तो इनका योग करेंगे। जैसे हमने 4 ले लिया, तो योग करेंगे इनका, ठीक है, 5 4 9, ठीक है। अब 9 है जो 5 से बड़ा है और 4 से बड़ा है, लेकिन हम ले लेते हैं 5, एक पूर्णांक दूसरा पूर्णांक ले लेते हैं -4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, +1। क्या ये 1 5 से बड़ा है? नहीं है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन आपका, सेकंड कथन जो है वो गलत हो जाता है। -2 का प्रवृत्ति का मतलब होता है सक्सेसर, यानी 1 प्लस करेंगे, तो -2 में +1 करेंगे, तो क्या आंसर आएगा आपका, -1। इसका मतलब आपका ऑप्शन कथन नंबर 3 सही है। चौथा, एक संख्या और उनकी योज्य प्रतिलोम, एक संख्या ले लेते हैं 3, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -3। जब इनको गुणा करेंगे सदैव, तो इनका आंसर क्या आएगा, -9। तो ये क्या होगा, कौन सा है, सदैव नेगेटिव, नकारात्मक है, इसका मतलब ये ऋणात्मक होगा। तो कथन 3 और कथन 4 आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 4। विकल्प नंबर आपका 4 होगा, जिसमें 3 और कथन 4 आपका ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, एक दुकानदार ने सेवों के 138 डिब्बे, जिनमें से प्रत्येक 24 सेव है, जिनमें से प्रत्येक में 24 सेव है, खरीदे। पहले दिन वह सेवों में केवल 117 सही 3/4 डिब्बे बेच पाया, तो उसके पास कितने सेव बचे हैं? भाई एक दुकानदार है और उसके पास 138 डिब्बे हैं और प्रत्येक में 24 सेव है। ठीक है, तो हम जानते हैं जो 138 डिब्बे हैं तो 24 सेव कर देंगे तो टोटल सेव आ जाएगा, है ना। तो पहले दिन उसने सेव ये बेच दिया इतना, यानी 117 सही 3/4 बेच दिया, तो कितने सेव बचेंगे? चलिए देखिए, हमारे पास कितने डिब्बे बेच दिए, 117 सही 3/4 डिब्बे बेच दिए, तो टोटल डिब्बे कितने हैं, 138। तो हम क्या करेंगे, 138 में से कितना घटाएंगे, 117 3/4, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये मान कितना होता है, जब इसको सोल्व करेंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 4 4 2 6 और 4 +3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 8 3 11, यानी 6 7, यानी 471 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 471, तो बटे 4। हम इसको इसमें से घटाएंगे, 138 - 471 बटे 4, तो 8 चौक 32, इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, एलसीएम लेके हल करेंगे। तो मैं सीधे सोल्व कर लेता हूँ, 4 को इससे गुणा किया, 8 चौक 32 का 2, असली 3, 4 3 12, 12 3 15, असली 1, 4 4
असली 552 में 400 कितना घटाना है, 71/4। तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1। और 15 में से 7 गया तो कैरी ले लेंगे, हाथ तो हाथ से ले लेंगे। तो 15 में 7 गया तो 7 5 12, और सॉरी 8 7 15, तो 8 हाथ ले ली, यानी हमारे पास कितना बचा, 81। 81 और बटे 4, ये तो आपकी इतना बच गया। 81/4 हमारे पास क्या बचे, तो डिब्बे बेच दिए तो इतने डिब्बे बचे। अब इस डिब्बे को हम क्या करेंगे, सेव से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो 81/4 ये डिब्बे बचे, और टोटल से मतलब प्रत्येक में कितने, 24। तो इसे 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौक 24, 601 से गुणा किया, 6 एकम 6, 8 छिंग 48, यानी 486 आपके क्या बचेंगे, सेव बचेंगे, है ना। तो ये इतने डिब्बे में से जब हमने सेव से मल्टीप्लाई किया तो हमारे 486 सेव बचेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, 486। तो विकल्प 1 नंबर एक होगा। 2 कोण जिनका योग 180 सदैव कहलाते हैं। चलिए, तो आसन कोण क्या होते हैं, पास पास के कोण होते हैं, ठीक है। तो ये पूरक कोण 90 डिग्री का होता है। समपूरक कोण क्या होता है, यानी 180 डिग्री कोण को हम क्या कहते हैं, समपूरक कहते हैं। रैखिक युग्म क्या होता है, देखिए रैखिक युग्म ये भी 180 डिग्री का होता है। मान लीजिए लाइनर एक लाइन को काट रही है, तो ये वाला ये दोनों कोण 180 होता है। लेकिन ये बोल रहे हैं जिनका योग सदैव कहलाता है। संपूरक कोण हमें पता है कितना होता है, 180 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, नहीं है। एक न्यून कोण एक समकोण का योग सदैव एक से अधिक कोण होता है। तो एक न्यून कोण हमने 30 डिग्री ले लिया, और एक समकोण ले लिया कितना, 90, ठीक है। इनके योग किया 120 सदैव एक से अधिक कोण होता है। सदैव एक से अधिक कोण होता है, बिल्कुल 100 यानी अधिक कोण होगा, क्योंकि 90 डिग्री से अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है। तो हम एक न्यून कोण एक समकोण का योग किया तो 120 यानी अधिक कोण आया, जो सदैव अधिक कोण होता है, राइट। 2 न्यून कोणों का सदैव एक समकोण से कम होता है। चलिए 2 न्यून कोण ले लिया हमने 30 डिग्री, और दूसरा ले लिया हमने 45। इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया, 5 4 4 3 7 75, ठीक है। तो 75 तो 90 डिग्री से कम है बिल्कुल। लेकिन हम दूसरा कोण ले लेते हैं, एक कोण ले लिया 30 डिग्री, दूसरा हमने न्यून कोण ले लिया 60 डिग्री। इनको जोड़ा 90 डिग्री, जो इसके तो बराबर हो रहा है, ठीक है। 90 डिग्री तो इसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब सदैव तो समकोण से कम नहीं होता। तो आपका ये वाला क्वेश्चन कथन जो है सत्य नहीं है। 2 समकोणों का योग एक ऋजु कोण के बराबर होता है। 2 समकोण ले लिए, एक 90 डिग्री ले लिया, दूसरा हमने 90 डिग्री लिया। इन दोनों को जोड़ा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री है वो आपका ऋजु कोण होता है, ठीक है। यानी एक सरल रेखा बना कोण ऋजु कोण कहलाता है। तो ये कथन सत्य है आपका। 2 अधिक कोणों का योग सदैव एक प्रतिवर्ती कोण होता है। 2 कोण अधिक कोण ले लिए हमने, एक तो अधिक कोण 90 डिग्री से, यानी 90 डिग्री से अधिक वाले कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। तो 2 अधिक कोण लिए हमने, 120 ले लिए एक तो, और एक 110 ले लिया, जोड़ा 0 3 3 तो 30। तो ये जो कोण आता है आपके हमेशा क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कथन भी सत्य है। तो आपका पहला वाला कथन जो गलत है। तो एक न्यून कोण एक समकोण सदैव एक से अधिक कोण होता है, नहीं ये तो ठीक है। लेकिन 2 कोणों का योग सदैव एक समकोण से कम होता है, ये वाला कथन आपका गलत है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर 2। निम्न अक्षर समूह में किस एक में केवल एक सममित रेखा है, ठीक है। सममित यानी सिमेट्रिकल लाइन देखना है। चलिए सिमेट्रिकल लाइन में क्या है, इनको काट के देखेंगे। चलिए BIH है, BIH जब हम इसको इस तरीके से लाइन खींचते हैं सिमेट्रिक, तो देखिए हमें ये वाला अक्षर ये और नीचे वाला अक्षर, इनका विभाजन किया तो हमें BI और H यानी ये पार्ट मिल जाएगा। लेकिन CGU इसका हमने इस तरीके से किया,
तो हमें ये इक्वल नहीं मिला, क्योंकि जी वाला जो भाग आधा आधा और ऊपर का भाग थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, और ये वाला भाग भी डिफरेंट मिल रहा है। तो हमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, हमें फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। सिमेट्रिक है तो नीचे वाला ऊपर वाला भाग जो हिस्सा है वो बराबर मिलता है, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा एक। अगला प्रश्न है, पैटर्न 1/4, 3/16, 5/64, 7/256 में अगली संख्या क्या होगी। देखिए पैटर्न देखो, पैटर्न कैसे चल रहा है, 4, नीचे वाला पैटर्न 4, 16, 64, 256, ठीक है। देखो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 इंटू 4 करेंगे 256, 256 इंटू कितना करेंगे 4, कितना आएगा 6 चौक 24, है ना। 256 इंटू 4 करेंगे 6 चौक 24, आंसर लिख दो, 4 5 20, 20 से 2 22, आंसर लिख दो, 4 दिन 8 तो 10, यानी 1024। तो नीचे वाले हमें देखना है 1024 किस में है, तो देखेंगे आपका विकल्प नंबर 3 में नीचे वाले में 1024 है। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा 9/1024। और ऊपर वाले टर्म में देखेंगे तो 1, 3, 5 और 7, इनमें कितने डिफरेंस चल रहा है, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 9। इसका मतलब आपका उत्तर क्या होगा विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न है, 540 व्यक्तियों से शीत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतुओं में से उनकी पसंद की ऋतु पूछी गई। प्राप्त आंकड़ों के पाई चार्ट पर दर्शाया गया ये शीत ऋतु केंद्रीय कोण 150 डिग्री है। आया तो कितने व्यक्तियों ने शीत ऋतु को पसंद किया है। कल्पना कीजिए प्रत्येक व्यक्ति ने केवल एक ऋतु को ही पसंद किया है। मान लीजिए हमारे पास एक पाई चार्ट है, इस पाई चार्ट में शीत, ग्रीष्म, वर्षा ऋतु हम 3 भागों में विभाजित करेंगे, ठीक है। एक ये आपको गया शीत, ठीक है, ये वाला गया ग्रीष्म और ये वाला कौन सा गया वर्षा, ठीक है। अभी पूछा कि शीत ऋतु वाला जो है केंद्रीय कोण, यानी ये वाला जो शीत ऋतु है ये केंद्रीय कोण कितना है आपका 150 का, यानी ये 150 डिग्री का है, ठीक है। तो शीत ऋतु वाला कितने कोण का है 150 डिग्री। अभी शीत ऋतु वाला जो डिग्री 150 डिग्री है वो कितने में से है, टोटल कितने का होता है पाई चार्ट आपका 360 डिग्री का, ठीक है। अब ये कितने व्यक्ति हैं, तो कुल व्यक्ति कितने हैं 540, तो 540 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो चलिए 0 से 0 काट दिया, हम कितने काटेंगे 3 से काटेंगे, 3 पंचे 15 और 3 से काटेंगे 12 3 36, 12 का भाग देंगे 54, 54 12 54 और 5 दिया 15, है ना। और ये 0 आपको 10 हो जाएगा, यानी 5 दिया 15 यानी 150। तो 150 आपके क्या बचेंगे, 150 ऐसे लोग हैं जिन्होंने शीत ऋतु केवल एक शीत ऋतु पसंद किया। तो विकल्प नंबर क्या होगा 2। तो आंसर आपका 150, तो विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न है, रावण ने अपने जेब खर्च में प्रति माह कुछ बचत की, जैसे नीचे दिया है। माह का अंत, ये महीने का अंत है आपका, और उस माह के कुल बचत आपकी रुपये में दे रखी है, ठीक है। कितने माह में कितने पैसे इन्होंने बचत करी है। निम्न से कौन सा कथन सही है, मई में अधिकतम बचत हुई है। क्या मई में अधिकतम बचत है, मई में 375 है, तो हम कह सकते हैं कि 375 अधिकतम है। नहीं, हमें तो जून में दिखाई दे रहा है अधिकतम बचत, तो इसका मतलब पहला जो है आपका कथन जो है गलत हो गया, ठीक है। दूसरा, जनवरी और फरवरी में हुई बचत योग मार्च और मई में हुई बचत के योग के बराबर है। चलो जनवरी में कितना है 80 और फरवरी में बचत कितनी है 140, 80 और 140 कितना हो गया 8 4 बढ़ाने 220, ये 220 तो जनवरी फरवरी का हो गया। फिर हम देखेंगे मार्च और मई में, मार्च में 210 है और मई में 375 है, तो 210 375, तो 210 और 375 कितना हो गया 5 7 1 8 एंड 585 आपका। ये दोनों बराबर है क्या 220 585 नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका ये वाला कथन भी रॉन्ग है। सबसे कम बचत फरवरी माह में है, तो सबसे कम तो जनवरी का है ना, जनवरी का हो गया। तो सबसे कम देखो जनवरी का भी है और फरवरी का भी है सबसे कम, लेकिन हमें तो सबसे कम बचत फरवरी माह में पूछ रहे हैं, तो यहाँ तो जनवरी में भी है और उसके बाद में सबसे कम कौन सा है फरवरी का है, तो आपका ये तो सही है 140। जून माह के अंत में कुल बचत 375 है, तो जून माह की कुल बचत तो 375 है, लेकिन यहाँ पर जून में 480 है,
375 मई में है, इसका मतलब चौथा आपका गलत है। तो आपका आंसर क्या होगा, सबसे कम बचत फरवरी माह में है। वैसे सबसे कम तो जनवरी में हुआ है, लेकिन उसके बाद सबसे कम 140 फरवरी में हुआ। तो जनवरी का तो पूछा ही नहीं है। हमारे उत्तर में क्या पूछा है, हमारी कथनों में क्या पूछा है, फरवरी का। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा।